मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो बच्चे, पिछले वीडियो में आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट के बारे में, एप्सिलॉन आर के बारे में, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन के बारे में जाना, उनके मात्रक बीमा और उनके मानों के बारे में जाना। आज आप लोग पढ़ेंगे परावैद्युतांक, जिसको के द्वारा डिनोट करते हैं, उसकी परिभाषा हम लोग देंगे। यहाँ पर हम लोग कूलॉम के नियम जब पढ़ रहे थे तो उसमें आया था के, जहाँ के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। आज उसके बारे में, आज उसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे कि क्या है। तो बच्चे, हम लोग कूलॉम के नियम से पढ़े थे कि अगर दोनों आवेश Q1 और Q2 वायु में हो या निर्वात में हो तो उनके बीच लगने वाला जो बल है उसको हम Fa कर देते हैं। मीन्स एयर, हवा या वायु या निर्वात भी कर सकते हैं। Fa बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r²। लेकिन अगर उसको माध्यम में रख देते हैं तो उस दोनों आवेशों के बीच, ये जो दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी हमने r मान लिया है। अगर इन दोनों के बीच वायु है तो इनके बीच लगने वाला बल ये हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच कोई माध्यम हो या इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाए तो इनके बीच लगने वाला बल हो जाता है Fm। m मीन्स मीडियम, माध्यम। 1/4πε0 के Q1 Q2 बटा r², जहाँ k क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। आइए अब हम लोग परिभाषा देते हैं। यहाँ पर तो हम लोग इसमें इससे भाग दे देते हैं। ये समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हम लोग समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो हमें निकल जाएगा k का मान। देखते हैं, Fa बटा Fm, Fa बटा Fm, इतना बटा इतना, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r² बटा में 1/4πε0 k इंटू Q1 Q2 बटा में r²। ये Fa का मान पुट कर दिया मैंने, यहाँ Fm का मान पुट कर दिया। कटाइए तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा कट गया। ये 4πε0 से 4πε0 कट गया। तो हमारा बचा क्या, Fa बटा Fm, Fa बटा Fm बराबर यहाँ क्या बचा, देखिए 1/1 बटा k, ऐसा बचा 1/1/k। तो k रोड के ऊपर जाएगा तो ये हो गया इक्वल टू k। यानी हम कह सकते हैं कि k बराबर Fa बटा Fm। अब आइए जरा देखें, यहां से परिभाषा मिलती है हमारी। Fa क्या है भाई, निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। Fm क्या है, किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो यहां से हम लोग परिभाषा दे सकते हैं, निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ एक परिभाषा मिल गई। फिर से एक बार रिपीट करते हैं बच्चे, निर्वात या वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कूलॉम के नियम के बनाने के अंतराल मैंने बताया कि k का मान भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे वायु के लिए k का मान 1 होता है, निर्वात के लिए वायु या निर्वात जो भी हो, इसके लिए k का वैल्यू 1 होता है। जल के लिए k का वैल्यू 81 होता है। मोम लगे कागज
के लिए के का वैल्यू लगभग 4.5 के आसपास होता है और धातुओं के लिए अनंत होता है। धातुओं के लिए के इक्वल टू अनंत। तो ये सब जानकारी रहनी चाहिए, ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन माध्यमों के लिए के का मान क्या क्या होता है। तो आप लोग बच्चे परावैद्युतांक पढ़ गए। कूलाम के नियम की सहायता से परावैद्युतांक की परिभाषा यहाँ दे दी गई। अब आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मान लेते हैं बच्चे, यहां पर एक आवेश Q है, चाहे ये धन आवेश मान लीजिए या ऋण आवेश मान लीजिए, और अन्य आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, हो सकता है ये नेगेटिव हो, ये मान इसको मान लेते हैं, पॉजिटिव भी मान लेते हैं, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। अन्य आवेश बहुत सारे आवेश हैं, Q4, Q5, ये सब आवेश हैं। तो इन सभी आवेशों के कारण इस पर बल लग रहा है। आप जानते हैं कि किसी भी आवेश को कहीं रख दिया जाता है तो यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है, और इस विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेशों को रखा जाता है तो ये सभी आवेश इस पर बल लगाते हैं। तो इन सभी आवेशों के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल, या ऐसे कहें कि ये जितने भी आवेश हैं इन सभी आवेशों के द्वारा इस आवेश पर लगने वाले बल का या कुल बल का मान इन अलग अलग आवेशों के द्वारा लगाए जाने वाले बलों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल उन अलग अलग आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के योगफल के, बीजगणितीय योगफल का दीजिए, बीजगणितीय या सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर Q1 के द्वारा Q पर लगने वाला बल, मान लीजिए कि ये दोनों पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षण बल F1 लगे, इसके द्वारा F2 बल लगे, इसी तरह अन्य आवेशों के द्वारा बल लगे, तो यदि परिणामी बल या कुल बल जो कहिए F हो, परिणामी बल F हो, तो F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बहुत सारे, जैसे मान लीजिए निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज इस पर बल लगाएगा, जैसे ये बल लगाया Q2, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाया, ये निगेटिव चार्ज है इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा, यानी इधर बल लगाएगा। तो यह आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, इन सभी बलों का जो योगफल होगा, इस पर जो परिणामी बल होते हैं उस परिणामी बल के बराबर ये सभी बलों का योगफल होगा। इसे ही कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बच्चे आगे अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण में तीन परिभाषाएं। सतत का मतलब होता है लगातार, यानी किसी वस्तु पर लगातार वितरण हो रहा है। तो बच्चे आवेशों का सतत वितरण, तो आवेशों का सतत वितरण का मतलब होता है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन।
किसी भी वस्तु पर आवेश लगातार वितरण हो रहा है आवेश का, तो उसको कहते हैं आवेशों का सतत वितरण। तो किसी वस्तु पर आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार से हो सकता है। जैसे पहला नंबर है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तीसरा है आवेश का आयतन घनत्व। बारी बारी से हम इन तीनों को देखेंगे। पहले देखते हैं आवेश का रैखिक घनत्व क्या है। तो इसकी परिभाषा दी जाती है, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश जो उपस्थित रहता है या आवेश की जो मात्रा रहती है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। फिर से सुन लिया जाए, किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा निहित रहती है, जो उपस्थित रहती है, उसे ही आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। जैसे मान लो बच्चे कि ये कोई वस्तु है जो 5 सेंटीमीटर लंबा है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु पर मान लीजिए कि 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो 5 सेंटीमीटर पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो 1 सेंटीमीटर पर कितना कूलाम आवेश होगा? फिजिक्स में एकांक का अर्थ 1 से होता है, तो 1 पर कितना होगा? तो आराम से हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ परिभाषा यही दी जाती है आवेश के रैखिक घनत्व में कि किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले जाने कि आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व को लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी वस्तु की लंबाई L है, यदि L लंबाई वाली वस्तु पर Q आवेश है, Q आवेश है, L लंबाई पर Q आवेश है, तो एक एक नियम के हिसाब से बता सकते हैं कि एक लंबाई पर कितना आवेश होगा। एक पर निकालते हैं आप लोग, एक लंबाई पर कितना आवेश होगा, तो ये ऊपर जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, माने कितना हो जाएगा Q बटा L आवेश। एक एक नियम नीचे क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है। तो L लंबाई पर Q आवेश है, तो एक लंबाई पर Q बटा L। जैसा कि मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि 5 पुस्तक का दाम 100 रुपया है, तो एक पुस्तक का दाम कैसे निकालते हैं भाई? 100 बटा 5। ठीक उसी तरह L लंबाई की वस्तु पर Q आवेश है, तो एक के लिए क्या किया आप लोगों ने? 100 ऊपर और 5 नीचे। ठीक उसी तरह एक पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? Q बाई L। तो बच्चे यही एक लंबाई यानी एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे ही आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। अर्थात लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई L। यानी कह सकते हैं, ये हमारा सूत्र बन गया, लैम्डा बराबर Q बाई L, यानी आवेश का रैखिक घनत्व बराबर Q आवेश है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आवेश बटा में L लंबाई, आवेश बटा लंबाई। अब मात्रक और विमात्रक बहुत सारा निकाले होंगे आप लोग। एसआई मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला आपके सामने है। तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा? आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक बताइए। आवेश का मात्रक कूलाम, सही बात, कूलाम हो गया। और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ऊपर ले जाइएगा। मात्रक बनाने में मैंने 11th में बताया था कि कोई भी चीज नीचे रहे उसको ऊपर ले जाइए। तब कूलाम प्रति मीटर, ये हो गया। इसको प्रति सेंटीमीटर मत पढ़िएगा, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर ऐसे पढ़ते हैं। तो मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर। आइए जरा बीमा निकाल लें। तो बीमा बराबर, बोलिए आवेश का बीमा AT और लंबाई की बीमा L। तो चलिए ऊपर ले जाइए इसको।
तो ATL के पावर -1 ऐसे देते हैं, या नहीं तो फिर ऐसे लिखते हैं L के पावर -1 TA। प्राय बीमा लिखने में हम लोग L को पहले T को बाद में A उसके बाद ऐसे। तो बीमा निकल गया, आवेश का रैखिक घनत्व का बीमा निकल गया आपका। अब आइए पहला नंबर हम लोग का क्लियर हो गया, आवेश का रैखिक घनत्व। अब आते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अब चलते हैं दूसरा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। बिल्कुल बच्चे, जैसा आप लोगों ने आवेश का रैखिक घनत्व पढ़ा है वैसे ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व भी पढ़ेंगे, एकदम सेम टू सेम उसी तरह। इसका इंग्लिश होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश के रैखिक घनत्व में आप लोगों ने बस यही पढ़ा कि किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश होता है उसको आवेश का रैखिक घनत्व। तो वहां प्रति एकांक लंबाई पर पढ़ा, यहाँ पर बता देना है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा एकदम बिल्कुल सिंपल, सेम टू सेम उसी तरह, वहां लंबाई था यहाँ क्षेत्रफल हो गया। तो इसका डिफिनेशन दिया जाता है, आप किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को, आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। ये सिग्मा है, याद रखिएगा, सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो बच्चे वहां था एकांक लंबाई पर, यहां हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल पर। तो हम मान लेते हैं कि A क्षेत्रफल है, किसी वस्तु का क्षेत्रफल A है, तो A क्षेत्रफल वाली वस्तु पर Q आवेश है। A क्षेत्रफल वाली वस्तु पर Q आवेश है, तो बता दीजिए तो एक क्षेत्रफल वाली वस्तु पर कितना आवेश होगा। सीधी सी बात, जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा था, है ना, कि ये ऊपर हो जाता है वो नीचे हो जाता है, तो Q ऊपर हो जाएगा और A बटा में आ जाएगा, Q बाई A आवेश हो गया। तो यही Q बटा A जो है यही आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। इसीलिए हम लोग कह देंगे कि सिग्मा बराबर Q बटा A। किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा हो गया ये आपका, इसके आधार पर सूत्र बन गया। अर्थात हम कह सकते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर आवेश बटा में क्या, क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। हम निकाल लीजिए, ये एकदम एसआई मात्रक आराम से निकाल सकते हैं बच्चे। आइए देखते हैं एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक हो गया आपका आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, चलिए ऊपर ले जाइए। तो क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिखते हैं, या नहीं तो जैसे हम -1 लिखे हैं या -2 लिखते हैं तो प्रति हट जाता। तो अब आइए बीमा निकाल देते हैं। बीमा आपका हो जाएगा, ये आवेश की बीमा 80, आवेश की बीमा 80 हो गई। और चलिए क्षेत्रफल की बीमा L स्क्वायर हो गया। अब इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ATL के पावर -2 कर दीजिए, या नहीं तो इसको इधर करके लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या L के पावर -2 TA। तो ये हो गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व।
अब एक लास्ट आवेश का आयतन घनत्व। तो आइए आवेश का आयतन घनत्व। अब हम लोग तीसरा आवेश का आयतन घनत्व पढ़ेंगे। तो आवेश का आयतन घनत्व की परिभाषा सेम टू सेम उसी तरह जैसे आवेश का रैखिक घनत्व का परिभाषा दिया, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का परिभाषा दिया, उसी तरह आवेश का आयतन घनत्व का भी परिभाषा हम लोग देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तो ठीक उसी तरह आवेश का आयतन घनत्व। तो किसी वस्तु के, इसकी परिभाषा देते हैं, किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व में लंबाई पर था, पृष्ठीय घनत्व में क्षेत्रफल पर था, आयतन घनत्व में आयतन पर होगा। तो किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश के आयतन घनत्व को रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसको रो बोलते हैं, इसका रो होता है। तो मान लेते हैं कि भी आयतन है किसी वस्तु का, भी आयतन वाली वस्तु पर आवेश Q है, चाहे Q आवेश है, Q आवेश है। तो बताइए इसलिए एक आयतन पर कितना हो जाएगा भाई, Q बटा V। तो यही हो गया Q बटा V, क्या हो गया, आयतन घनत्व। तो हम कह सकते हैं कि रो इक्वल टू Q बाई V, अर्थात कह सकते हैं कि आवेश का आयतन घनत्व, यहाँ नीचे लिखते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, आवेश का आयतन घनत्व बराबर आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन। अब तो बच्चे आप लोग समझ चुके होंगे कि हम मात्रा कैसे निकालते हैं। आवेश का आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। आवेश का, अच्छा इसे लिख देंगे, इसका एसआई मात्रक। अब आप लोग समझ चुके होंगे, दो मैंने बता दिया, आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व बताया, उसी के आधार पर ये भी हो जाएगा। आवेश का हो जाएगा कूलाम, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो प्रति मीटर क्यूब, है ना। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब तथा बीमा निकालेंगे हम लोग, तो वही बात हो जाएगी, आवेश का AT होता है, L क्यूब होता है, आयतन का ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखें, या L का पावर 3 -3 TA, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आयतन घनत्व, इन तीनों के बारे में आप लोगों ने देखा। अब इसके बाद बच्चे थोड़ी सी चीज एक छूट गई जिसको मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे, तो कूलाम का नियम का वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़े थे, सदिश रूप नहीं पढ़े थे। आज उसको हम यहाँ थोड़ा सा, जहाँ कूलाम का नियम पढ़े हैं उसके बाद एप्सिलॉन नॉट वगैरह पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लें कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। तो इसमें खास करके ख्याल रखा जाएगा कि अगर दो आवेश सजातीय होते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, दो आवेश अगर विजातीय होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। आइए जरा कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो बल चूंकि एक सदिश राशि है, इसीलिए इसका डायरेक्शन होना चाहिए, दिशा होना चाहिए। तो आइए जरा देखें, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये प्लस Q1 चार्ज है और ये प्लस Q2 चार्ज है। चूंकि दोनों सजातीय हैं, ये दोनों सजातीय हैं, तो इनके बीच बल लगेगा। इनके बीच की दूरी हम r मान ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी हम r मान ले रहे हैं। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये इस पर जो बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ऐसे बल लगाएगा, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल
इसको हम कहते हैं F21। F21 का मतलब एक मत पढ़िएगा इसको, F21 माने 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल, 1 के द्वारा 2 पर लगने वाले बल को F21 कहते हैं। इसका डायरेक्शन चूंकि प्रतिकर्षित कर रहा है इसीलिए इधर लगेगा। अब इसी तरह इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल, ये भी चूंकि प्रतिकर्षण होगा, इसका नाम देंगे F12। F12 देंगे, 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल। अब इसकी दिशा में Q1 से Q2, जब हम Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, F21 कर रहे हैं, तो इसकी दिशा में एकांक सदिश हम लोग लेंगे R12। R12 का मतलब 1 से 2 की दिशा में, तो ये F21 के लिए हुआ। अगर हम 2 के द्वारा 1 पर लगने वाले बल इसकी बात करें तो इसके डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा R, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ये R आपका है दूरी। अब ये चूंकि 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल है तो डायरेक्शन 2 से 1 की ओर हो रहा है, तो इसका यूनिट वेक्टर जो है ऐसे होगा R12, 2 से 1 की ओर। ये डिस्टेंस ध्यान देना बाबू, 1 से 2 की ओर चल रहे हैं तो R12, और 2 से 1 की ओर चल रहे हैं तो R12, सॉरी R21 गलत हो रहा है बाबू, R21 ये जो है R21, 2 से 1 की दिशा में चलेंगे तो ये R21 हो या R12 हो, ये दूरी R की दिशा में एकांक सदिश है, R12 या R21। तो अगर हम F21 ले रहे हैं तो कूलाम के नियम से हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से F21 ले रहे हैं तो चूंकि F बराबर हमारा फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R², यही हमारा फॉर्मूला है, उसी का वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं। तो 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में दोनों के बीच की दूरी को हमने R माना है। अब यूनिट वेक्टर लिखेंगे। अब सवाल यह है कि R12 लिखेंगे कि R21 लिखेंगे, तो चूंकि Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं इसलिए R12 लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर R12, यहाँ यूनिट वेक्टर R12 क्या है, दूरी R की दिशा में या Q1 से Q2 की दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसकी दिशा में एकांक सदिश है। इसी तरह बच्चे अगर हम F12 की बात करें, F12 का मतलब क्या हो गया, 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल, 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R², यूनिट वेक्टर R21। R21 का मतलब 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये तो प्रतिकर्षण बल के लिए हो गया। अब आइए जरा एक आकर्षण बल की बात कर लें। आकर्षण बल की बात करें कि दो आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये Q1 है ये Q2 है, ये मान लेते हैं प्लस चार्ज है ये निगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच बल लगेगा तो इनके बीच की दूरी को हम R मान ले रहे हैं, इनके बीच की दूरी को R मान लिया जा रहा है। अगर Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो कैसा बल लगाएगा भाई, आकर्षण बल लगाएगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा तो ये जो बल लगेगा ऐसे होगा, ऐसे ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो चूंकि 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल है इसलिए इसको हम लोग क्या लिखें, F21। अब Q2 अगर Q1 पर बल लगाएगा अपनी ओर खींचेगा तो ये ऐसे लगेगा, इसका नाम होगा F12। अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा। F12 F21 क्या है, F21 का मतलब 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल, F12 का मतलब 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल। अब बच्चे आइए पहले हम F21 की बात करते हैं, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल। तो अगर हम F21 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में दूरी जो है R है, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से चलिए दूरी तो R है,
अब रह गई बात यूनिट वेक्टर की। तो देखा जाए F21 माने 1 के द्वारा 2 पर, ये जो है इस पर अपनी ओर लगा रहा है बल, अपनी ओर, तो ये दूरी किधर से किधर चलेगा, बोलिए किधर से किधर चलेगा, 2 से 1 की ओर चल रहा है, ये खींच रहा है अपनी ओर, तो 2 से 1 की ओर जो बल लगेगा वो ऐसे होगा, और ये इसको क्या बोलेंगे, R21। तो इसके डायरेक्शन में इसके डायरेक्शन में R21, अब इसके डायरेक्शन में चलेंगे तो ये आकर्षित करेगा, 2 वाला इसको आकर्षित करेगा अपनी ओर, तो ये हो जाएगा आपका R12। तो यहाँ पर हम क्या दे दें, R21, चूंकि 1 ये जो आवेश Q1 है इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये R21, ये हो जाएगा R21। इसी तरह F12 की बात किया जाए, F12 की बात करें हम, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 Q1 Q2 R², और यूनिट वेक्टर क्या दे दे भाई, 1 2 का मतलब 2 के द्वारा 1 पर लगने वाला बल, ये जो है इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो डायरेक्शन F12 का ये हुआ, तो यूनिट वेक्टर R12 हो जाएगा, ये हो जाएगा R12। तो ये बच्चे कूलाम के नियम का सदिश रूप हुआ, दोनों सजातीय हैं, दोनों विजातीय हैं, इन दोनों ही स्थितियों में आप लोगों ने कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म सदिश रूप पढ़ लिया। तो धन्यवाद बच्चे, आज की वीडियो में इतना है।